सर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सर, वो तो होती है सर, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, वरना मेरी कोई नहीं चाहिए। ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग मतलब ऑल्टरनेट क्या होता है? कभी एक डायरेक्शन में तो फिर एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में तो एक डायरेक्शन में, ऐसा ऑल्टरनेटिंग। मतलब चेंज हो रहा हो कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो डायरेक्ट करंट होता है, डीसी कहते हैं जिसको, जब तक पीछे पढ़ते आए हो, वो चेंज होता है क्या विद रिस्पेक्ट टू टाइम? अगर टाइम के साथ उसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा रहता है? हमेशा ऐसा। तो ये है डीसी करंट या डायरेक्ट करंट कहते हैं इसको। जो किसी सेल्स का यूज़ करते हो, बैटरी यूज़ करते हो, उससे जो करंट आता है वो होता है डायरेक्ट करंट। हमारे घर में जो बाहर से सप्लाई आ रही होती है वो होती है एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो वो कैसा है ऑल्टरनेटिंग? ऑल्टरनेटिंग मतलब विच इज़ वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेरिएशन कैसा हो सकता है? इस तरह का है, मान लीजिए ऐसे वेरी हो रहा है करंट। तो कभी जीरो से इतने टाइम तक पॉजिटिव, फिर नेगेटिव है, फिर कुछ हाफ टाइम तो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, कुछ हाफ टाइम नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से चेंज होता रहेगा। ठीक है जी। और कैसा हो सकता है? कुछ भी, बस वेरिएशन होना चाहिए। ये ऐसे गया, ये इस तरह से मान लीजिए आइए। और कैसा हो सकता है? वेरिएशन होना चाहिए, बस कैसा भी हो, ऐसा गया ये, ठीक है, इस तरह से। तो जो समय के साथ साथ ऑल्टरनेट बदल रहा है, ऑल्टरनेट मतलब कभी प्लस कभी माइनस। ठीक है। अब देखिए चेंज तो ये भी हो रहा है ऐसे करके, लेकिन ऑल्टरनेट प्लस माइनस नहीं हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में, ऑलवेज पॉजिटिव ही है। हाँ, मैग्नीट्यूड में जरूर बदल रहा है, तो इसे एसी नहीं कहूँगा। ठीक है, वेरिएशन है इसमें, लेकिन एसी नहीं है। एसी है जो ऑल्टरनेट प्लस माइनस ऐसे करके हो रहा हो। तो ये वाली जो वेव फॉर्म है, ये दिखने में कैसी लग रही है तुमको? क्या फंक्शन है ये? साइन या कॉस का कोई फंक्शन हो सकता है। तो साइनोसॉइडल कहते हैं साइन या कॉस को मिला के। तो साइन या फिर कॉस, इन दोनों को मिला के एक साथ जो नाम है वो है साइनोसॉइडल। ठीक है। तो कोसाइनोसॉइडल नहीं होता कुछ भी, साइनोसॉइडल का मतलब साइन और कॉस दोनों मिला के। ठीक है। कुछ जल्दी आ गया मैं? कितने लोग आए हुए? एक तो हाँ, वो दो हैं, और ठीक है, और कौन है? अच्छा, वो जो पुराने बैठता पीछे वो वाला। तो ये वाला हो गया कैसा? साइनोसॉइडल। ये कैसा लग रहा है दिखने में? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। कैसा दिख रहा है शेप में? कैसा दिख रहा है? बोलो भाई, शेप में कैसा दिख रहा है? उसी के हिसाब से नाम डिजाइन होगा। बोले स्क्वायर। तो ये है स्क्वायर वेव फॉर्म, स्क्वायर वेव एसी। ये कैसा है? ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर वेव। ठीक है जी। एक होती है इस तरह से, ऐसा। तो ये इसका इसका नाम है सॉ टूथ, सॉ टूथ वेव फॉर्म, सॉ टूथ एसी। ये है साइनसॉइडल। ठीक है, ऐसा नाम समझ रहे हो? तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से चेंज होता जा रहा है। सॉ टूथ कैसे है उसका नाम? सॉ समझते हो क्या होता है? आरी। तो आरी का जो ब्लेड होता है सामने से, वो कैसा होता है? इस टाइप का होता है क्या वो? ऐसा। तो उसके टाइप की शेप की है, तो उसका नाम है सॉ टूथ वेव फॉर्म। ठीक है भाई। तो एसी में क्या होते हैं? वेरिएशंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और कैसे होते हैं? ऑल्टरनेट।
एक बार पॉजिटिव तो एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से होते हैं। तो अगर मैं इसमें, चलो ये वाली देखूँ अगर, तो इसकी सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या है, इस तरह से जा रही है। ठीक है, आइए, तो ये है इसकी कुछ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, और ये है दूसरे डायरेक्शन में मैक्सिमम कितनी हो सकती है। ये एक ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, इसका यहाँ से शुरू और यहाँ पे ख़त्म हो, दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन, करेक्ट। उसका जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये है आई नॉट, इसको कहते हैं पीक वैल्यू, पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू, तो या फिर एम्पलीट्यूड, ये सारे सेम वर्ड्स हैं। एम्पलीट्यूड कितना है इसका, आई नॉट। टी, टाइम पीरियड, यानी कि एक पूरा ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड। उसके बाद वापस से फिर उस चीज़ को रिपीट करेगी आगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बोले भाई, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू क्या होती है, 1/T। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में एसी जो आती है ग्रिड से, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउस होल्ड एसी, घर में जो एसी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। हमारे देश में 50 होती है, ठीक है। कुछ कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे 60 भी होती है, यूएस में 60 हर्ट्ज होती है, हमारे यहाँ पे 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ कि ये है एक ऑसिलेशन, यहाँ से यहाँ तक, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, ये एक ऑसिलेशन। तो 50 हर्ट्ज का क्या मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में 50 बार ऐसे ऐसे ऑसिलेशन हो जाएंगे, एक सेकंड में ऐसे 50 ऑसिलेशन हो जाएंगे। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा उसका, t इज इक्वल टू 1/f, तो 1/50, सही। कितना लिख दूँ, तो 0.02, ऐसा इतने सेकंड में ये वाला एक ऑसिलेशन हो जाता होगा, ठीक है। तो पीक वैल्यू किसको कहते हैं, समझ गए, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। एक टर्म कभी कभी यूज होता है रेंज, रेंज का मतलब होता है कि कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो प्लस आई नॉट से लेके और माइनस आई नॉट तक वैल्यू वेरी कर सकती है। तो रेंज कितनी हो गई, माइनस आई नॉट से लेके प्लस आई नॉट, तो टोटल कितना हो गया रेंज, 2 आई नॉट, ऐसा कितना रेंज हुआ। ठीक जैसे हमने करंट के लिए बनाया है सब कुछ, ऐसे ही वोल्टेज के लिए भी होगा। ओके, इसके लिए अगर इक्वेशन लिखना चाहूँ इसका, तो क्या इक्वेशन लिखूंगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या चीज़ है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 2πf या फिर 2π/t। ये सारे फॉर्मूले हैं जहाँ छोटे छोटे सवालों में यूज होंगे जो। तो 2πf, 2π/t, f इज इक्वल टू 1/t। और एक हमने एग्जांपल लेके देखा कि किस तरह का दिखेगा भाई, ठीक है, कि टाइम पीरियड कितना होगा जो हमारी हाउस होल्ड एसी आ रही है उसका, ठीक है। चलिए नोट करिए ऐसे। एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, कि डीसी है तो एसी यूज ही क्यों कर रहे हो, ठीक है भाई। नंबर 1, पावर लॉस या एनर्जी लॉस। एनर्जी losses are very less in AC with respect to DC, ठीक है भाई। दूसरा, AC is less dangerous with respect to DC। और तीसरा, AC स्टेप अप स्टेप डाउन को क्या कहते हैं,
voltage or current can be step up or down in AC, not in DC. देखिए, अगर ये वाला कुछ टाइम पीरियड है, इतना इतने ही टाइम पीरियड में अगर मैं यहाँ पे ये पावर निकालूं तो क्या लिखूंगा, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। किसी न किसी बैटरी के थ्रू सर्किट रन हो रहा होगा, वो बैटरी का कुछ वोल्टेज हो गया, उससे कुछ करंट निकल रहा है, वो करंट ये वाला हो गया। तो अगर कुछ टाइम में पावर लॉस चेक करूँ कितना हुआ है तो क्या लिखूंगा, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, या आई स्क्वायर आर, या वी स्क्वायर अपॉन आर, ऐसा लिखूंगा कुछ। अगर उतने ही टाइम में AC में करंट देखूं, सही, तो कितना करंट है, अगर AC में 0 to T टाइम में करंट चेक करूं कितना है, तो कितना है करंट है, 0। जितना प्लस था उतना माइनस था, तो क्या पावर लॉस 0। ठीक बात है, मतलब मिनिमम कुछ ना कुछ होते होंगे, रेसिस्टेंस तो हर चीज़ में ही है, तो कुछ ना कुछ होते होंगे, लेकिन क्योंकि करंट पॉजिटिव है, उधर करंट नेगेटिव है, तो मिनिमाइज कर रहा है पावर लॉस को। जबकि ये सुपर हाई पावर लॉस है, तो फुल पावर लॉस करने के लिए ही बना है। तो अगर कहीं एक सिटी से लेकर दूसरे सिटी तक पहुंचानी है कोई पावर लाइन, और तुमने उसमें AC दे दिया, तो वो तो आई स्क्वायर आर से उड़ा देगी सब कुछ। ठीक है भाई, जबकि इससे करूँगा तो बच जाऊँगा, पावर लॉसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, AC इज लेस डेंजरस विद रिस्पेक्ट टू DC। अगर ऐसा कोई वायर टच कर लो जिसमें के करंट फ्लो कर रहा है, तो फीलिंग आती है कुछ, कैसी फीलिंग आती है? तो अगर DC की ऐसी किसी वायर के हाथ लग जाए, पकड़ लेगी वो, ठीक है ना, चिपका लेगी अपने से। जबकि ये छोड़ भी सकती है, कहाँ कहाँ पे, थोड़ा रैम कर दे, यहाँ पे करंट 0 हुआ किसी इंस्टेंट पे, यहाँ पे करंट 0 हुआ किसी इंस्टेंट पे, यहाँ करंट 0 हुआ किसी इंस्टेंट। तो कोई तो ऐसा इंस्टेंट होगा जहाँ पे करंट 0 हो रहा था और तभी मैंने कुछ झटका मारा, हाथ तो छूट जाऊंगा, बच जाऊंगा मैं उससे। ये तो कभी 0 करेगा ही नहीं करंट, ये तो हमेशा करंट फ्लो कर रखेगा, चिपकाए रखेगा हमेशा पकड़ के। तो DC इज फैटल विद रिस्पेक्ट टू AC, ज़्यादा खतरनाक है DC। तीसरा, वोल्टेज या करंट कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप स्टेप डाउन करने का मतलब क्या है कि हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, करंट को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे तुमने सुना होगा कि 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही है कहीं पे, है ना, 33,000 वोल्ट का कुछ चल रहा है ऐसा, और हम घर में कितना यूज़ कर रहे हैं, 220 यूज़ कर रहे हैं। ठीक बात है क्या? तो जब कहीं सिटी से, जब कहीं तुमने देखा कहीं जब हाईवे किनारे जाते हो और खेतों में कोई पूरा बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं वाले, उनके ऊपर से मोटे तार जा रहते हैं, उनकी हाइट कितनी होती है, कम होती है ज़्यादा होती है, बहुत, तार कितना ऊपर होता है वो, ठीक है, वो हाई वोल्टेज कैरी कर रहा है वाला तार। और जब अपने घर में यहाँ पे आ जाओ सिटी में आसपास, तो कितने ऊपर होते हैं, 12-15 फीट ऊपर होते होंगे तार बस। वो लो वोल्टेज, वो 240 वोल्टेज है, उससे थोड़ी ज़्यादा वोल्टेज कुछ कैरी कर रहे हैं। तो स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं AC को, DC को स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते। स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए डिवाइस है जो ये काम करती है, वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने के काम आता है, या फिर वोल्टेज को कम करने, करंट को बढ़ाने, करंट को कम करने के काम आता है। तो ये काम AC के साथ हो सकते हैं, सब DC में नहीं हो सकते। तो ये एडवांटेजेस हैं ऑफ AC ओवर DC। ठीक है, एग्जाम में पूछे गए हैं बोर्ड में, तो इसलिए मैंने लिख दी है। ठीक बात, चलिए आगे चलते हैं। तो DC समझ गए क्या होती है, और AC समझ गए कैसी होती है। अगर ऐसा कोई ग्राफ है ये वाला, और इसको पकड़ के ऐसे खींच दिया जाए ऊपर, किस तरह का खींच दिया जाए, ठीक है जी, ऐसा I and T। अब बताइए AC है DC है, AC है या DC है? अरे DC तो है कम से कम, वेरिएबल DC है, कांस्टेंट DC नहीं है, वेरिएबल DC है, लेकिन डायरेक्शन तो नहीं बदल रही है। अगर डायरेक्शन बदले कि आधा हाफ साइकिल पॉजिटिव आधा हाफ साइकिल नेगेटिव, फिर कहूँगा कि वो AC है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो तो AC है, लेकिन ऑल्टरनेट प्लस माइनस तो नहीं है, वेरिएशन तो है लेकिन इसके अंदर, तो ये DC है। तो कैसी है ये? 0 हो सकता है, 0 में कोई दिक्कत नहीं है, 0 उसके ऊपर बढ़ गया, माइनस तो नहीं होना कभी भी। तो अल्टीमेटली जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा होगा ना, भले कम ज़्यादा हो जाए,
लेकिन डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही। तो ये है वेरिंग डीसी कहेंगे इसको। ठीक है भाई, कैसे बना होगा ये कि अगर ऐसा कुछ फंक्शन लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी, तो इसका ग्राफ कैसा रहा होगा, ऐसा ग्राफ रहा होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई फंक्शन लिख दिया जाए तो इसका ग्राफ कैसा रहा होगा। ये वाला सारा फंक्शन तो ये था, उसमें मैंने आई नॉट जोड़ दिया, तो हर एक वैल्यू प्लस आई नॉट से ऊपर उठ जाएगी। ये वाली वैल्यू कितनी थी, माइनस आई नॉट, तो ये वाली वैल्यू माइनस आई नॉट थी जब, तो उसमें मैंने कितना जोड़ दिया, आई नॉट। तो आई नॉट माइनस आई नॉट में कितना हो गया, 0। तो ऐसा हो गया जैसे इस पूरे ग्राफ को आई नॉट यूनिट ऐसे ऊपर उठा दिया हो। तो किस तरह का बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये अच्छा, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे कि ये वेरिएबल डीसी है, ये वाली एसी है। ठीक है, तो ये कुछ मिक्स हो गया जिसके अंदर वेरिएशन भी है और डीसी भी कह रहे हो आप उसको। चलिए यहां तक समझ गए। नेक्स्ट लिखिए, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू किसकी, ऑफ करंट और वोल्टेज। ठीक है भाई, एवरेज कैसे निकालते हैं, ऐसा शायद कल बता रहा था मैं, परसों बता रहा था कैसे निकालते हैं एवरेज। तो मैं करंट का एवरेज निकालना चाहता हूँ, करंट का, किसके लिए, कंसिडर ए साइनसॉइडल वेव फॉर्म I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये सारी चीजें समझ रहे हो ना अब क्या है, आई नॉट क्या चीज़ है, पीक वैल्यू कहते हैं इसको, मैक्सिमम वैल्यू। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ। तो एफ और टी ये कौन है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, ये थोड़ी सी डेफिनेशन है इसकी। तो कंसिडर अ साइनसॉइडल वेवफॉर्म ऑफ I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिखने में कैसे दिखाई देगी, तो बहुत बार बना चुका मैं, ऐसे दिखेगी। अगर इसके ये इसका एक टाइम पीरियड है, आगे पहुंचा, ये 2 टाइम पीरियड, ऐसे फर्दर टाइम पीरियड जा रहे होंगे आगे, ये आई हो गया और इधर चल रहा है टाइम, ये हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू जिसको आई नॉट कह रहे हो, ऐसा कुछ है। ठीक है, अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालूं यहाँ तक के लिए तो कितनी आएगी, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो एवरेज वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक है, अरे वो देसी सवाल नहीं करते बिल्कुल, कि कोई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ के गया और फिर वापस आ गया सेम स्पीड पे, तो फिर उसकी एवरेज ठीक है भाई। तो यहाँ तक का अगर एवरेज निकालूँ तो 0 ही आएगा। ठीक है, एवरेज निकालते कैसे, पहले तो बात ये आ रही कि आई, और यहाँ पे ऐसे लिख के बताऊंगा कि ये है एवरेज इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, ऐसा फॉर्मूला होता है। पावर एवरेज निकालने को बोले, पावर इंटीग्रेशन पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, मान जाओगे मेरी बात। एनर्जी एवरेज निकालने को बोले तो एनर्जी, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, एनर्जी। वेलोसिटी एवरेज निकालने को बोले तो यहाँ वेलोसिटी, तो यहाँ भी क्या, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन, कुछ भी। तो कॉमन फॉर्मूला है सबके लिए, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना हो, तो अगर किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना हो तो उसका इंस्टेंटेनियस आपको पता होना चाहिए, तब कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं ये करके देखूँ कि 0 to t कंप्लीट और आई नॉट और साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 to t डी टी, तो आई
एवरेज जो आएगा वो 0 ही आएगा, ठीक है, और हमेशा ही 0 आएगा, हर साइकिल पे 0 आता रहेगा। तो इस इंफॉर्मेशन का कोई सेंस नहीं है, बेकार इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। तो कुछ सेंसिबल डेटा अगर इसमें से निकालना चाहता हूँ मैं, तो क्यों ना मैं बस इतने का एवरेज निकालूं, तब मुझे कुछ आइडिया लगेगा ना कि क्या है, सही है। तो आई एवरेज निकाल रहा हूँ हाफ साइकिल के लिए, कि आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी 0 t/2 हाफ साइकिल के लिए निकाल रहा हूँ डी टी, ऐसा, ठीक है जी। चलिए करके देखते हैं। आई नॉट को बाहर निकाला अपॉन, ये कितना आ जाएगा बताओ, t/2 आ जाएगा ये तो, अरे ये वाला सॉल्व हो गया। अंदर कौन बचा, साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t/2, ऐसा। इसको एक बार मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर समझ जाओगे हर बार के लिए कि क्या वैल्यू आती है। तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन, और 0 to t/2, तो 2i0/t, इसको देखो माइनस, पहले क्या रखोगे इसमें, कॉस ओमेगा t/2, ऐसा, और माइनस कॉस 0 अपॉन ओमेगा, ऐसे रखोगे क्या। एक माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है बाहर पहले से, ये वाला माइनस है वो, और कॉस पहले अपर लिमिट डालिए t/2 माइनस लोअर लिमिट डालिए, करेक्ट। सॉल्व करो, 2i0/t, ये कितना आएगा, ओमेगा की जगह क्या रख दूँ, 2π/t रख दूँ, तो क्या बचेगा ये, कॉस पाई। ओमेगा अभी लिखा था ना मैं 2π/f 2π/t, तो मैंने उसकी जगह क्या रख दिया, 2π/t रख दिया, तो t कट गया, 2 कट गया, पाई बचा, माइनस कॉस 0, ऐसा बना, और अपॉन ओमेगा, इसको भी मैं 2π/t रख दे रहा हूँ, सही है। क्या ये t कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, तो i0 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, पाई ये वाला, साथ में ये कितना होगा, -1, ये कितना होगा, -1 -2, बाहर बैठा है ये, +2, लो ऐसा आ गया, ये है आई एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो कोई भी साइनसॉइडल फंक्शन होता है, तो उसके लिए अगर मैं हाफ टाइम पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू निकालता हूँ, तो वो आती है 2i0/पाई, ऐसी होती है एवरेज वैल्यू, ठीक है। क्या सेंस क्या है इसका, क्या निकालना चाह रहे हो इससे, देखिए, अगर ये AC जो हम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो 1 सेकंड में 50 बार प्लस होगी और 50 बार माइनस होगी, तो मुझे पता क्या चलेगा चल क्या रहा है, कितना हीट डिसिपेट हो गया, है ना, चार्ज कितना मूव किया, कितना मूव नहीं किया, पावर डिसिपेशन कैसे पता चलेगा, मैं तो 0 कह रहा हूँ हर बार में, तो ठीक है ना। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा कि चल क्या रहा है, फाइन। हमको क्या अच्छा समझ में आता है, हमको DC बढ़िया समझ में आता है, कि DC ऐसे होती है, सीधी वोल्टेज लो, करंट लो, मल्टीप्लाई करो, पावर आएगी, और यहाँ पे पावर आ रही है 0, तो पावर पूरे साइकिल में ऐसे करके 0 है, आधे में तो कुछ रही होगी, ठीक है ना। तो आधी में जो पावर है, या फिर जो टोटल चार्ज फ्लो है जो आप कह रहे हो यहाँ से यहाँ तक पूरा, वो तो 0 है, लेकिन आधे में तो कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो रहा होगा, वो चार्ज फ्लो कितना है वो आइडिया लगाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना है या एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू का क्या मतलब होता है कि कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए आप कभी 40 km/h से चलते हो, कभी 50 km/h से चलते हो, कभी 60 km/h से चलते हो, और फिर फाइनली एक एवरेज निकालते हो। उस एवरेज का क्या मतलब होता है कि अगर मैं उस पूरी डिस्टेंस को उस पर्टिकुलर स्पीड से भी चलूँ, कि 45 आई है जी मेरे तो एवरेज, तो इसका मतलब आपको फिर 40 से 50 से 30 से उन सब से चलने की जरूरत नहीं है, आप पूरी डिस्टेंस को अगर 45 km/h से भी चलो, तब भी उतने ही टाइम में पहुँचोगे जितना तुम स्पीड बदल बदल के पहुँचे हो, ये तो मतलब होता है। तो इस एवरेज का भी क्या मतलब हुआ कि जब AC में कोई करंट 0 से लेके मैक्सिमम होता है, फिर मैक्सिमम से 0 होता है इतने टाइम पीरियड में, अगर मैं उसको हटा करके उसकी जगह पे इतनी वैल्यू का DC करंट फ्लो करवाता, तब भी उतना ही चार्ज फ्लो होता जितना कि अब फ्लो हुआ है। तो हम DC के साथ अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं इसको कि DC में क्या समझूं इसे, नहीं तो मुझे इसमें क्या पता लगेगा कितना चार्ज फ्लो हुआ है, मुझको नहीं पता चल रहा उससे मैं बाकी चीज़ का आइडिया नहीं ले पा रहा कि पावर डिसिपेशन कितना हुआ, एनर्जी लॉस कितना हुआ, वो नहीं बता पा रहा मैं। तो इसलिए मैं हाफ साइकिल के लिए देख रहा हूँ कि इसको DC के साथ अप्रोक्सीमेट कर दो कि जितना चार्ज फ्लो इसमें होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक में जितना चार्ज फ्लो होता है, कितना AC करंट फ्लो करूँ कि 0 to t/2 टाइम में उतना ही चार्ज फ्लो करा दे जितना कि इस AC ने कराया है। पीछे का लॉजिक समझ गए क्या?
तो एवरेज वैल्यू जो है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? वो है चार्ज फ्लो पे बेस्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवरेज वैल्यू किस चीज़ पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन चार्ज फ्लो। ठीक है भाई, ठीक है। डेफिनेशन नोट करिए किसी के, लिखे द एवरेज वैल्यू ऑफ AC signal the average value of AC signal in 1/2 cycle will be approximated with the charge flow in the same time duration in DC। DC में 0 to T/2 में जितना चार्ज फ्लो होता है, AC में भी 0 to T/2 में उतना ही चार्ज फ्लो होना चाहिए। तो DC करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2I0/π होनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई मुझको बोले कि एक वोल्टेज सिग्नल है sin ωt, ऐसा वोल्टेज सिग्नल, इसकी एवरेज वैल्यू बता दो, बताइए क्या आएगी? 2V0/π। भाई जैसे तुमने करंट का एवरेज निकाला ऐसे ही तुम किसका निकालोगे? वोल्टेज का निकालोगे। तो यहाँ वोल्टेज रखोगे तो यहाँ वोल्टेज रखोगे, तो यहाँ पे V0 sin ωt रखोगे, V0 तो बाहर आ जाएगा, बाकी सारी जनता तो वही है जो खेल रही है यहाँ पे, ऐसा करके निकालोगे। ठीक है, ओके। कोई और सिग्नल मिल जाए, सपोज तुमको एक सिग्नल मिल जाए I = I0 cos ωt, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये कैसा ग्राफ होगा? कॉस का ग्राफ। तो कॉस का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा आएगा कॉस का ग्राफ, करंट टाइम, ऐसा है करंट। ठीक है, एवरेज निकालना है तुम्हें, इसके लिए बताइए कहाँ से कहाँ तक निकालोगे एवरेज? -T/2 से +T/2। ये सॉरी, यहाँ तक कितना है? एक साइकिल कहाँ से कहाँ तक हुआ? यहाँ से जाके यहाँ तक हुआ, तो ये वाला टाइम कितना हुआ? T, तो ये कितना हुआ? T/2, तो ये कितना हुआ? T/4, तो ये कितना हुआ? -T/4। तो यहाँ पे जो आधा साइकिल लूँगा ये वाला, वो कौन सा होगा? -T/4 से लेके +T/4। तो इंटीग्रेशन -T/4 से +T/4 I0 cos ωt अपॉन इंटीग्रेशन -T/4 से +T/4 dt। ठीक है भाई, इसको जब तुम सॉल्व करोगे सारे को तब भी यही आएगा 2I0/π। ठीक बात, क्यों आएगा सेम? इंटीग्रेशन क्या देता है भाई? एरिया अंडर द ग्राफ। यहाँ पे तुमने जो इंटीग्रेशन sin ωt किया है 0 to T/2 में, तो क्या तुम्हें इसका एरिया मिला है? यही तो मिला है। ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो? जब तुम इसको I0 को बाहर ले लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, तो क्या बचेगा अंदर? I0 cos ωt dt, ऐसे तो बचेगा, cos ωt dt ऐसा बचेगा। तो cos ωt dt से तुम -T/2 से लेके +T/2 में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो मतलब क्या निकाल रहे हो? एरिया तो निकाल रहे हो। ठीक बात, तो वहाँ भी हाफ का एरिया निकाल रहे हो, यहाँ भी उस हाफ का एरिया निकाल रहे हो, तो एरिया अलग अलग आएगा? सेम आएगा एरिया। तो इसलिए ये वाली वैल्यू भी सेम वही आएगी जो। तो इसलिए साइनोसॉइडल का मतलब है दोनों, साइन या कॉस, दोनों के लिए एवरेज वैल्यू सेम आती। बोलो, समझ पा रहे हो? अब कुछ भी अगर तुम्हें कोई रैंडम फंक्शन दे दिया जाए कि उसके लिए एवरेज बता दो हमको कितना होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने को दे दिया ऐसा कुछ फंक्शन, ऐसे है, ऐसे ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है भाई ऐसे, तो एक साइकिल कहाँ तक कंप्लीट हुआ? ये वाला पॉइंट तक। ये करंट है, ये वाली वैल्यू कितनी है?
आई नॉट है। अब इसके लिए एवरेज निकालना है मुझको, ठीक है, इसके लिए एवरेज चाहिए, आई एवरेज क्या निकालोगे बताओ? इंटीग्रेशन 0 to t/2 आई डी टी ओवर डी टी, ये तो करोगे, ये भी कहाँ तक 0 to t/2 तक, सही। ये चीज़ क्या है जो ऊपर लिखे बैठे हो, एरिया अंडर आई टी ग्राफ। तो क्यों अब तुम इंटीग्रेशन क्यों करोगे जब तुम्हें आसानी से दिख रहा है कि ये वाला एरिया है वो, तो सीधे एरिया लिख दो ना फिर। ये वाली वैल्यू कितनी हुई t/2, ये पूरा, तो इसका एरिया चाहिए तुमको, ट्रायंगल का एरिया लिख दो। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 हाइट और बेस, सही है, अपॉन ये नीचे कितना आएगा बताओ, t/2 आ जाएगा। तो t/2 से t/2 काटा, कितना आ गया, तो I0/2 इज द एवरेज वैल्यू। तो जैसी भी वेव फॉर्म होगी सबकी अलग अलग एवरेज वैल्यू आएगी, ठीक है। 99% केसेस में पूरे चैप्टर में यही वाली वेव फॉर्म यूज होगी, ठीक है। कहीं लिख भी नहीं रखा, साइनोसॉइडल वर्ड लिख दिया, कुछ भी नहीं लिखा, यही मानना फिर उस एसी को। बाय डिफॉल्ट ये वाली वेव फॉर्म है। अगर कोई बोले कि हाँ मुझको तो स्क्वायर से बताओ या फिर सॉटूथ से बताओ या फिर ट्रायंगुलर से, तो फिर उसकी चीज़ें अलग चलेंगी, समझ गए ऐसा। एवरेज का मतलब समझ गए क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए करंट कितना है 0, तो 0 से बढ़ के करंट पहले कहाँ तक जाएगा I0 तक, उसके बाद फिर घट के कहाँ तक जाएगा, वापस 0 तक जाएगा, तो कुछ तो चार्ज फ्लो हुआ होगा। तो उतना ही सेम चार्ज कितनी वैल्यू ऑफ डीसी चला दूं तो फ्लो हो जाए, दैट इज कॉल्ड एवरेज। तो अगर मैं सेम वायर में या सेम रेसिस्टेंस में अगर मैं I0/2 करंट चला दूं 0 से t/2 टाइम तक का, तब भी उतना ही चार्ज फ्लो होगा जितना के इस एसी के डब्बे की वजह से हुआ है, इतनी की वजह से हुआ है। बेस समझ गए हो क्या है काम करने का, ठीक है। क्यों करना पड़ रहा है मुझको ये, वो समझ नहीं आ रही वो एसी, क्योंकि वो इतनी हाईली फ्रीक्वेंटली वेरिंग है कि मुझे अगर उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, मैं नहीं निकाल पा रहा कि कितना चार्ज लेफ्ट से राइट से लेफ्ट गया है, इसलिए मुझको डीसी के साथ अप्रॉक्सीमेट करना पड़ रहा है। तो दैट इज बेस्ड अपॉन चार्ज फ्लो, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट टर्म है भाई लोग आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर, और आगे तुमने शायद टर्म पढ़ा है वेलोसिटी, जब केटीजी पढ़ते हो 11th क्लास में तब आता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ पर जो टर्म आएंगे वो है रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, ठीक है। तो एक्चुअली रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी याद है कैसे निकालते थे, कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी का समेशन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का मीन निकालेंगे और फिर उसका अंडर रूट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, सही है। तो ये वाली जो चीज़ है रूट मीन स्क्वायर, ये किससे रिलेटेड है, स्क्वायर से, ठीक है। तो जैसे करंट का रूट मीन स्क्वायर करने को बोलूँगा तो तुम करंट का पहले स्क्वायर करोगे, फिर मीन निकालोगे, फिर रूट करोगे, ठीक बात। करंट का स्क्वायर किस में आता है, पावर में, हीट में। तो ये जो भी चीज़ है रूट मीन स्क्वायर कहीं पे भी, दैट इज रिलेटेड टू एनर्जी। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा एनर्जी बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है रूट मीन स्क्वायर का, RMS, ठीक है, सही बात। तो पहले क्या करना है, जैसे मुझको IRMS निकालना है, करंट की RMS वैल्यू निकालनी है मुझको, तो सबसे पहला काम क्या है, स्क्वायर करो, उसके बाद क्या करो, मीन करो, मीन या एवरेज एक ही बात होती है, और उसके बाद क्या करो, उसका रूट ले लो, रिवर्स फॉलो कर रहे हैं भाई, रूट मीन स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर करो, फिर मीन करो, फिर रूट करो। तो स्क्वायर कैसे करते हैं, स्क्वायर तो ऐसे कर देते हैं, हो गया स्क्वायर। मीन कैसे करते हैं, मीन के लिए तो ऐसे करना होता है, सही है क्या। और फिर क्या करते हैं उसका, तो जो वैल्यू आती है उसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अगर कोई वेलोसिटी का रूट मीन स्क्वायर करने को बोले मुझे, तो वेलोसिटी का मैं स्क्वायर करूंगा, फिर उसका मीन करूंगा इस तरह से, और फिर अंडर रूट, तो हो जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। पावर कोई बोलेगा मुझको, एनर्जी कोई बोलेगा कि RMS, सॉरी पावर एनर्जी तो एवरेज निकलेंगे हमेशा। तो ये वाली जो क्वांटिटीज होंगे, वोल्टेज, करंट, वेलोसिटी, इन सबका अगर कोई RMS करने को बोल रहा है तो दिस इज द प्रोसेस कि पहले स्क्वायर करो, फिर मीन करो, फिर
रूट करो। अब जब तुमने इसे स्क्वायर कर दिया, हमारे पास जो वेव फॉर्म थी वो वही है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म मान के चल रहा हूँ। तो ये किस चीज़ पे बेस्ड है? एनर्जी पे। एनर्जी का मतलब हीट लॉस। तो करंट चाहे लेफ्ट से राइट जाए ऐसे, तब भी हीट लॉस करेगा, और राइट से लेफ्ट जाए तब भी हीट लॉस करेगा। तो यहाँ पे भी हीट लॉस होगा और ये भी हीट लॉस होगा। ये ऐसा मतलब नहीं है कि जब नेगेटिव करंट है तो फिर वो हीट वापस खींच लेगा कहीं से, ऐसा नहीं है। उसमें भी हीट लॉस करेगा। किसी रेसिस्टर में करंट लेफ्ट से राइट जाए और राइट से लेफ्ट जाए तो उसको तो हीट लॉस करना ही है ना हमेशा, करेक्ट। तो यहाँ पे भी हीट लॉस होगा, यहाँ पे भी हीट लॉस होगा। हमारा जो कॉन्सेप्ट है किस चीज़ पे बेस्ड है? एनर्जी, यानी कि हीट लॉस पे बेस्ड है, करेक्ट। तो अब मैं जो निकालूंगा, ये जो मीन करूंगा, ये मैं करूंगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, एक राउंड का करूंगा पूरा, क्योंकि अब जीरो थोड़ी आ रहा है। तो मैं इसको कर दूंगा 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक। बोलो डिफरेंस समझे दोनों में? वहाँ आधा क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे फुल क्यों? वहाँ पे अगर मैंने फुल ले लिया पूरा 0 to t ले लिया तो 0 आती रहेगी वैल्यू, तो मुझे कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही, तो मैं क्यों ले रहा हूँ फिर ऐसा? इसलिए मैंने हाफ लिया वहाँ एवरेज निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैंने कंप्लीट ले लिया, क्योंकि कंप्लीट पे 0 नहीं आएगा, वहाँ पे हीट प्लस हीट मिला करके डबल हीट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हीट और माइनस हीट करके 0 हीट हो गई, ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए वहाँ पे कंप्लीट लिया है, ठीक है। सॉल्व करके देखेंगे तो भाई क्या बनेगा। RMS ऐसा और इंटीग्रेशन 0 to t, और इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा t dt ओवर 0 to t dt, सही। आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt अपॉन t, ये वाला t सॉल्व कर लिया ऐसा, और इसको वापस डाल दिया इसमें, ठीक है। इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, वापस रख दूंगा इसमें। तो ये वाला इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेता हूँ, 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। जब भी साइन के या कॉस के स्क्वायर आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं? फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके cos 2 में बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कर दूं इसको, इस वाली चीज़ को cos 2 ओमेगा t में लिख दूंगा, कुछ कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to t कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा t dt, ऐसा 1/2 अलग अलग कर लो, 0 to t dt ये तो एक हो गया ये वाला, माइनस 1/2 0 to t cos 2 ओमेगा t dt, ऐसा ये कितना आ जाएगा t/2 माइनस ये कितना आएगा साइन 2 ओमेगा t इनटू 2 ओमेगा 0, ठीक है। कॉस का ग्राफ कैसा होता है भाई? ऐसे जा फिर इधर जा फिर वापस जा, ये होता है एक साइकिल। ये है कॉस ओमेगा टी का ग्राफ, ये कॉस 2 ओमेगा टी है, उसकी फ्रीक्वेंसी डबल है। तो क्या इतने में ही, यानी कि यहाँ तक टी में इसने 2 राउंड मार दिए होंगे, फ्रीक्वेंसी डबल ओमेगा, यहाँ तो मतलब कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है ये वाला। तो कॉस 2 ओमेगा टी ग्राफ कैसा होगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो इस ग्राफ की फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि 2 राउंड मार देगा इतनी देर में। तो ऐसा करेगा 1 2, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया निकाल रहा हूँ। तो क्या जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे होगा, ऐसा। तो मिला के क्या आ गया सब कुछ 0। तुम्हारा मन हो करके देख लेना कि इसका कितना हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, फिर लिमिट डालना उसमें, तो ऐसे करके। तो इस सब को सॉल्व करके कितना आ गया दोस्त t/2, यानी कि ये सारा सॉल्व करके कितना आ गया t/2। वापस चिपका दो इसमें, तो आई RMS इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर इंटू t/2 अपॉन t का अंडर रूट, कितना बचेगा बताओ आई नॉट बाई रूट 2। ये है RMS वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। किसके लिए? इस वाले टाइप के फंक्शन के लिए। ये है करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप की जो वेव फॉर्म होती है, उसके लिए एवरेज वैल्यू कितनी होती है, दैट इज आई नॉट बाई रूट 2। ऐसे ही अगर V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी कुछ भी रहा होता, तो फिर RMS वैल्यू कितनी होती है उसके लिए वी नॉट अपॉन रूट 2। तो साइनोसॉइडल के लिए एवरेज और RMS दोनों की वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए। तो एवरेज वैल्यू है 2 आई नॉट बाई पाई और RMS वैल्यू है आई नॉट बाई रूट 2, ठीक है। किस चीज़ पे बेस्ड है ये? एनर्जी पे। एनर्जी पे बेस्ड होने का क्या मतलब है? हीट लॉस। तो अब DC के साथ अप्रोक्सीमेट करके बताऊँ इसे, इसके इस वाली वैल्यू का क्या मतलब है कि अगर AC की वैल्यू
एसी करंट ऐसे जाता है कहीं पे कि जीरो से मैक्सिमम हुआ, फिर मिनिमम हुआ, फिर दूसरी डायरेक्शन मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो हुआ, ऐसे करके अगर कोई करंट जाता है तो कुछ हीट लॉस करेगा रेसिस्टर में, ठीक है। उतना ही हीट लॉस करने के लिए कितना डीसी करंट फ्लो कराऊं, सेम हीट लॉस करा दे सेम टाइम ड्यूरेशन में। तो इतनी वैल्यू का अगर डीसी करंट फ्लो करवाऊंगा किसी वायर में 0 to t टाइम के लिए, तो वो भी उतना ही हीट लॉस करेगा डीसी करंट जितना कि यहाँ से यहाँ तक में एसी ने किया। ये है इन दोनों का कोलैबोरेशन के करस्पॉन्डिंग किसके क्या है, समझ पा रहे हो। तो ये किस पे बेस्ड है, एनर्जी लॉस कितना, और पिछले वाला जो था वो किस पे बेस्ड है, चार्ज पे बेस्ड है, ठीक बात। अब जैसे जैसे वेव फॉर्म बदलती रहेंगी वैसे वैसे आरएमएस वैल्यू भी बदलती रहेगी, ठीक है भाई लोग। अरे यार स्पीकर देता, ठीक है जी। जैसे कि यार ये भारी काम हो जाएगा ये, चलो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, तुम करके लाओगे, ऐसा है। ऐसी करके एक वेव फॉर्म है, तो टाइम टी, ये वाला कितना है टी, ये वाला हो गया t/2, और ये करंट है I0, और ये हो गया I, ऐसा। इसके लिए I RMS निकालना है कि कितना होगा, ठीक है भाई। होमवर्क है तो ट्राई करना है, ठीक है, भारी काम है थोड़ा।